स्वागत है रवि भैया। आज के हमारे पहले पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ राज जी। जी भैया, आपकी पुस्तक बहुत लगातार चर्चा में है, ऋषि इंटेलिजेंसी। तो ऋषि इंटेलिजेंसी में ऋषि शब्द का अर्थ क्या है? आज ही मैं एक श्लोक पढ़ रहा था जो मनुष्य के बारे में कि मनुष्य कहते किसे हैं। तो उसमें श्लोक है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। जिसमें न ज्ञान है, न विद्या है, न तप है, न बल है, न दान है, वो मनुष्य रूप में हिरन के समान जी रहे हैं। तो ये हमारे शास्त्र मनुष्य की डेफिनेशन देते हैं, नॉर्मल जनरल पब्लिक जो हम बात कर रहे हैं। इससे ऊपर की स्तर की जब हम बात करेंगे तो हम ऋषि पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ऋषि शाब्दिक अर्थ में जाएंगे तो जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया है। दर्शन क्या होता है? हम अपने दोस्त से भी मिलते हैं कई दिनों बाद तो हम कहते हैं बड़े दिनों बाद तुम्हारे दर्शन हुए। भगवान का हमें दर्शन नहीं प्राप्त होता। तो दर्शन लिटरली क्या होता है? विजुअलाइजेशन, दिखना चाहिए, समझना नहीं, मतलब एकदम लिटरली विजुअलाइजेशन होना चाहिए। तो जो कॉन्टेम्पलेट करते हैं, समझते हैं, उसको हम इंटेलेक्चुअल कहेंगे। लेकिन जिनको रियलाइजेशन होता है एक्चुअल एज इट इज, सत्य का, ऋत का, ब्रह्मांड के नियमों का, मंत्रों का, उन्हें हम ऋषि कहते हैं। ओके, तो ये ऋषि इंटेलिजेंसी बुक लिखने का आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? राजीव मल्होत्रा जी ने यह शब्द प्रयोग किया था जब एआई के ऊपर वो बात कर रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक नए तरह का कॉलोनाइजेशन है। जैसे पहले हमें ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया, अपनी शिक्षा व्यवस्था से कॉलोनाइज किया, तो उसके बाद वेस्ट ने हमें क्या दी? पूरी दुनिया को क्या दी? टेक्नोलॉजी। तो जब भी इनके पास कोई टूल आता है, कोई बेहतर टूल आता है, उसको ये पावर के लिए जरूर इस्तेमाल करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये पावर टशल जियोपॉलिटिक्स के लिए जरूर यूज करेंगे। तो इसको काउंटर करने के लिए जो नेचुरल ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके भी स्तर को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो एक आम व्यक्ति वो भी इररिलेवेंट होता जाएगा एआई के युग में। तो ऋषि इंटेलिजेंस शब्द आप समझ लीजिए ये है कि एक मनुष्य की जो नॉर्मल इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, उसकी जो पराकाष्ठा होगी, वो सबसे हाईएस्ट लिमिट क्या होगा, उसे हम कहेंगे ऋषि इंटेलिजेंस। तो ये एआई के काउंटर में एक नेचुरल ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात हो रही है जिसे हम ऋषि इंटेलिजेंस कह रहे हैं। आज के युग में ऋषि इंटेलिजेंसी कितना रिलेवेंट है भी या नहीं है, या फिर ये ख्याली पुलाव है? सबसे पहली बात, ये प्रश्न मुझसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उन्होंने भी पूछा था। तो मैंने कहा था कि गुस्सा जो है वो 1000 साल पुराना प्रॉब्लम है। ओके। और ये टेक्नोलॉजी सॉल्व नहीं करती। ज़्यादा से ज़्यादा वो हार्मोन्स पे काम कर सकती है, राइट? तो कोई समस्या 1000 साल पुरानी है तो समाधान 1000 साल पहले भी निकाला गया होगा। तो इसलिए वो रेलेवेंट है क्योंकि वो समस्या हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। हमें कुछ मर्यादा टेक्नोलॉजी की भी समझनी है कि वो इफ़िशियंसी पे काम करता है, प्रोडक्टिविटी पे काम करता है। कोई एक फाउंडेशन लेवल पे कार्य हो चुका है, उसको पेसअप करता है, उसको इंक्रीज करता है, उसको इन्हेंस करता है। अगर फंडामेंटल प्रॉब्लम है, बिहेवियरल प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी सॉल्व नहीं करेगी, वो ऋषि टेक्निक्स सॉल्व करेगी। इसलिए उसकी बहुत ज़्यादा सार्थकता है। और ख्याली पुलाव तब तक है जब तक हम इसका अभ्यास ना करें। एक तरीका होता है मान करके जानना, एक होता है जान करके मानना। तो माइंड अगर स्केप्टिक है, पहले ही अगर मेरा विश्वास नहीं है, जैसे 11th क्लास 12th क्लास में लोग बच्चे गए और वो कहे कि फिजिक्स पे मैं विश्वास ही नहीं करता, फिजिक्स के टीचर को मैं नहीं मानता, तो फिजिक्स जो सीखने की उनकी गति होगी वो और धीरे हो जाएगी और उनके लिए कठिन हो जाएगा। तो शुरुआत में जो प्रोसेस है, आज का जो एक्चुअली अप्रोच हो गया है वो डाउट वाला अप्रोच हो गया है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो स्केप्टिक रहते हैं, काम करेगा या नहीं करेगा, और दूर से ही चले जाते हैं। ये कुछ ऐसा है कि जिम के लिए किसी ने बोला और हमने 10 दिन तक जिम गए, हम कोई रिजल्ट नहीं दिखा, फिर जिम जाना छोड़ दिया। करेक्ट, ठीक है।
तो एक विश्वास होना कि किसी और में प्रभाव हुआ था, उसने कंसिस्टेंटली एक एक समय उसने दिया है, एक श्रद्धा के साथ वो आया था, ठीक है, तो उसको रिजल्ट मिला 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद। तो ऋषि इंटेलिजेंस, ये टर्म थोड़ा हाई फाई लग रहा होगा, सिंपल आप योग पे आ सकते हैं, वो भी ऋषि इंटेलिजेंस है। किसने सोचा था कि एक अनुलोम विलोम जो है ये बॉडीली डिसऑर्डर को कंट्रोल करेगा? मेरा एक लॉजिकल माइंड बोलता है कि एक दवाई जब तक शरीर में ना जाए, बीमारी मेरी कैसे ठीक होगी? श्वास को कंट्रोल करके हम कई चीजों को ठीक कर सकते हैं, ये भी तो ऋषि इंटेलिजेंस है, राइट? तो इसलिए ये ख्याली पुलाव नहीं है। आयुर्वेद और योग ने पूरे विश्व को अपना स्वरूप दिखा दिया है। मैं बोल रहा हूँ और भी डोमेन्स हैं ऋषि इंटेलिजेंस के, उसे एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। ओके। तो प्राचीन समय में तो लैब हुआ नहीं करती थी, तो फिर कहाँ पे इसका मतलब प्रैक्टिकल होता था? कैसे खोज होती थी? कैसे शोध संस्थानें होती थी? उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल। पहले तो भाषा होती है, विज्ञान की अपनी भाषा है, गणित की अपनी भाषा है। दूसरी होती है एपिस्टेमोलॉजी, तीसरी होती है रिसर्च मेथोडोलॉजी। जो आप जानते हैं या जो हम जानते हैं, आपने जाना कैसे, इस प्रोसेस को एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, ठीक है? और रिसर्च आपने कैसे किया। तो आज की तो मेथोडोलॉजी है वो है इंपेरिकल एनालिसिस, रैशनैलिटी के अंदर आती है, एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर आती है, कि आपने किसी एक चीज को 1000 बार किया एक्सपेरिमेंट, उसमें कुछ पैटर्न ढूंढा, उस पैटर्न से कुछ एल्गोरिथम, कुछ लॉ ऑफ नेचर निकाला और उसको फिजिक्स का या मैथ्स का एक सिद्धांत बोला। आपको एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता होती है, आपको ट्रायल करने की आवश्यकता होती है। तो ये इस प्रीमाइस पे बेस्ड है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक डाइकोटोमी हमेशा एग्जिस्ट करती है। मतलब ऑब्जर्वर एक साइंटिस्ट और ऑब्जर्व्ड, जिस पे ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, ये दो अलग विषय वस्तु है। इसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डाइकोटोमी, ठीक है? इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो इंस्ट्रूमेंट कम करती है। मुझे दूर दिखाई नहीं दे रही है, मैंने टेलीस्कोप लगाया। मुझे छोटी चीज दिखाई नहीं दे रही है, मैंने माइक्रोस्कोप लगाया। तो मैंने इंस्ट्रूमेंट को क्यों लाया? क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जर्वर जो एक व्यक्ति है और जिस बैक्टीरिया को वो देखना चाह रहा है, ये दो अलग विषय वस्तु है, बहुत दूर है और उसके ऑब्जर्वेशन के दायरे से बाहर है। इसलिए हमने इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया, प्रत्यक्ष प्रमाण को हमने बढ़ाया। तो दूसरी तरीका ये हो सकती है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डाइकोटोमी को खत्म कर दिया जाए। ये दर्शकों के लिए पहली बार सुना हुआ लग सकता है। ये कौन सी बात हो गई कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्व, इसको मिला दिया जाए। जैसे आयुर्वेद जब लिखी गई चरक संहिता, तो उसमें 81 ऋषि, 81 ऋषि योग की मुद्रा में बैठ रहे हैं, धारणा ध्यान समाधि की स्थिति प्राप्त कर रहे हैं और नाभि पे ध्यान कर रहे हैं, नाभि पे ही समाधि प्राप्त कर रहे हैं और समाधि प्राप्त करके वो सारी 72,000 नाड़ियों के बारे में बता रहे हैं। तो यहां पर एक्सपेरिमेंटेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि मनुष्य उसको खुद जान नहीं सकता, उसको इंस्ट्रूमेंट से जानता है, उसको रिपीट करता है ताकि वो इंश्योर करे कि कोई गलती तो नहीं हो रही होगी। लेकिन यहां पर क्या किया गया, 81 ऋषि रखे गए कि कोई एक ऋषि गलत तो नहीं बता रहे, बाकी वो रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है? तो वृक्ष के बारे में मुझे जानना है तो मैं ही वृक्ष हो जाऊं, वृक्ष पे ही समाधि प्राप्त कर लो। अभी कोई समाधि के शब्द को भी अगर सुनेंगे तो कि भगवान पे समाधि प्राप्त कर लिया, शरीर त्याग दिया, उसको समाधि बोला गया। जैन मुनि है वो समाधि प्राप्त कर लिए। तो समाधि हम एक मृत शरीर से समझते हैं, निर्वाण से समझते हैं, लेकिन समाधि साइंटिफिकली या टेक्निकल टर्म में अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डाइकोटोमी जब समाप्त हो जाती है, मैं हम और विश्व, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान, ये जब मिल जाता है, इसको समाधि कहते हैं। तो मुझे वृक्ष के बारे में जानना है तो वृक्ष पे ही ध्यान धारणा समाधि मुझे प्राप्त करनी है। मेरे और वृक्ष के बीच में डिफरेंस समाप्त हो गया। मैं वृक्ष हूं कि वृक्ष मैं हूं, ये बताना मुश्किल है। तो जब आप ही वृक्ष हो गए तो वृक्ष के बारे में आपको सब पता चल गया। तो इसलिए लैब नहीं दिखते, क्योंकि हमने अपने शरीर को ही लैब बना दिया।
हमने आज की तरह योग को बीमारी दूर करने का साधन नहीं बनाया है। योग की जो डेफिनेशन है वो है योग चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। जो मन है, जो चंचल है, जो एक जगह फोकस्ड नहीं है, उसको, उस बंदर को बांधने की जो कला है उसे योग कहते हैं। तो योग कॉग्निटिव स्किल सेट को बढ़ाता है। बीमारी तो कॉन्सिक्वेंटली साथ में दूर होते जाती है। बीमारी के लिए हठ योग लिखा गया था, योग नहीं लिखी गई थी। योग हमारे चेतना स्तर की, उसकी वृद्धि के लिए बात की गई है। ठीक है। तो ये जो बचपन में भी सबने पढ़ा कि भगवान बुद्ध को वृक्ष के नीचे बैठे और ज्ञान प्राप्ति हो गई, तो मैं बहुत बच्चों से, लोगों से भी पूछता हूं कि यहां पर ये शब्द क्यों प्रयोग किया गया, ज्ञान प्राप्ति हो गई। लैब नहीं है, गुरु नहीं है, शास्त्र नहीं रखे हुए हैं, और ध्यान की पराकाष्ठा में क्या कहा जाता है कि थॉटलेसनेस होना चाहिए, विचार शून्यता आपको प्राप्त करनी है। तो जब हम सोचेंगे ही नहीं, विचार ही नहीं करेंगे, कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, कोई प्रोफेसर नहीं है, तो भी ज्ञान प्राप्ति हो रही है। ये कौन सी ज्ञान प्राप्ति हुई? तो मन को बंद करके आप बुद्धि के स्तर को बढ़ा सकते हो, कॉग्निशन को बढ़ा सकते हो। और वो सबसे बेहतर तब होती है जब आप समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेते हो। ठीक है। तो खगोल शास्त्र कैसे लिखे गए? मैंने सारे शास्त्रों को देखा कि यदि ये एक प्रिंसिपल है, एक अच्छा सिद्धांत है, तो ये हर जगह कार्य करेगा। ठीक है। तो मैंने देखा खगोल शास्त्र कैसे लिखा गया, तो ध्रुव तारे पे समाधि प्राप्त की गई। अच्छा। सुश्रुत संहिता कैसे लिखी गई, तो शरीर पे समाधि प्राप्त की गई। आयुर्वेद कैसे लिखा गया, तो पौधे पर, जड़ी बूटियों पर भी समाधि प्राप्त की गई। तो जिस विषय को मुझे जानना है वो विषय ही विषय को जानने वाला बन जा रहा है। यही जो ये तरीका है, इसको हम ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। मेरी पुस्तक में मैंने अच्छे से बात की क्या है ऋतंभरा प्रज्ञा। अब इस पे आप बोल सकते हैं ये अचीवेबल है कि नहीं, आज हम कर सकते हैं कि नहीं, ये दूसरा विषय है। मैं सिर्फ मेरिट पे बात कर रहा हूं कि तरीका क्या था। जो लोगों को डाउट होता है, तब भी डाउट होता है जब 1 करोड़ ग्रंथ हैं भारत में। पता है ये जो कहानी बोली गई कि नालंदा में ग्रंथों को जलाया गया, ठीक है, अगर नहीं जलाया गया होता तो हम कुछ और होते, यही कहानी सबको पता है। दूसरी कहानी नहीं पता कि एक पुस्तक की एक ही कॉपी नहीं बनती है, उसकी कई एडिशंस भी होते हैं और कई प्रतियां होती हैं, और कई स्टूडेंट्स, पीएचडी स्कॉलर आज की भाषा में कहे, सबके पास होती है। तो अगर 10 देश से आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो सबके पास तो अपनी अपनी कॉपी होगी। करेक्ट। ठीक है। तो नेपाल से, तिब्बत से, कंबोडिया से, थाईलैंड से, इन सारे, सुमात्रा से, जावा से, पाली भाषा में, जितनी भाषा में सारे ग्रंथ गए यहां से, इवन चाइना में जो ग्रंथ गए, इन्हीं की कॉपीज गई। उनको राजीव मल्होत्रा जी की जो फाउंडेशन है, इन्फिनिटी फाउंडेशन, उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ कोलैब करके इनका संग्रहण किया वापस से, और भारत सरकार ने भी किया। तो अभी हमारे पास 1 करोड़, ठीक है, 10 मिलियन मैं बोल रहा हूं, पांडुलिपियां भारत में हैं, सुरक्षित हैं, जिसका डिजिटाइजेशन आई थिंक 10 लाख का हुआ है। 90 लाख में क्या है किसी को नहीं पता। तो इतने ग्रंथ कोई यदि पूछे बिना लैब के, बिना एक्सपेरिमेंट के कैसे किसी ने लिख दिया, तो ऑब्जर्वेशन की कला सबकी अपनी अपनी है। बिल्कुल। ठीक है। एक किसान जब देखता है कि नीम के पेड़ में कई कीड़े नहीं लग रहे हैं, तो क्या पता इसके सॉल्यूशन को बना के मैं स्प्रे करूं तो कीड़े नहीं लगेंगे। ये एक ऑब्जर्वेशन की बात है। साइंस क्या करेगा, उस पत्ते को लेकर के उसमें मॉलिक्यूलर एलिमेंट को ढूंढेगा और ये बोलेगा कि ये पेस्टिसाइडल इसमें प्रॉपर्टी है, और तब वो बात करेगा। मॉलिक्यूल को ढूंढेगा, मॉलिक्यूलर अप्रोच पे जाएगा। आयुर्वेद बात करेगा तो वात पित्त कफ पे बात करेगा, वास्तु पे बात करेगा, ऑब्जर्वेशन पे बात करेगा। तो देखिए तरीका अलग है। साइंस का तरीका एटॉमिक थ्योरी की तरफ जाता है, वो हर चीज को पहले काटता है, छोटा करता है, फंडामेंटल पार्टिकल की प्रॉपर्टी को जज करता है, उससे मैप करता है कि ये प्रॉपर्टी पूरे ऑब्जेक्ट की होगी। हम क्या करते हैं,
पूरे ऑब्जेक्ट को पहले देखते हैं और फिर धीरे धीरे ऋषि कणाद के साथ अणु पर हम बात करते हैं। तो व्यष्टि से समष्टि, समष्टि से व्यष्टि, इंग्लिश में यूनिवर्सल टू पार्टिकुलर, पार्टिकुलर टू यूनिवर्सल। दो अप्रोच होते हैं जीवन को जानने का, प्रकृति को जानने का। तो साइंस इज ऑल अबाउट पार्टिकुलर टू यूनिवर्सल और ऋषि प्रज्ञा यूनिवर्सल टू पार्टिकुलर है। तो मैं बोल रहा हूं अप्रोच ही अलग है। हम साइंस के लेंस से ढूंढने चल जाते हैं कि इतनी ज्ञान की बात हो रही होगी तो इसी तरीके से होनी चाहिए। करेक्ट। एक और उदाहरण मैं देख सकता हूं। अब संस्कृत किसी को सीखना हो तो उसका अप्रोच क्या होगा? अगर आज की टर्म में, तो वो एक व्याकरण की पुस्तक लेगा, वो एक अष्टाध्यायी की पुस्तक देखेगा, सिद्धांत कौमुदी देखेगा, वो अमरकोश डिक्शनरी रखेगा, वो बोलने का टूटा फूटा प्रयास करेगा, बार बार नियमों को देखेगा। लेकिन मैं पूछूं आपने कैसे भाषा सीखा था? अपनी भाषा। कोई व्याकरण नहीं पढ़ा, बिल्कुल। कोई ग्रंथों को नहीं पढ़ा, कोई डिक्शनरी नहीं पढ़ी, आपने सुन के व्यवहार में ला करके भाषा को सीखा। तो भाषा को ऐसे भी सीख सकते हैं जो अभी क्लिष्ट लगेगा, या जो एक बच्चा है जो दुनिया में जब नया नया आया है वो बस सीखना चाहता है, तो बस उस नेचुरल फ्लो में वो सीख जाता है। कोई स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आपको नहीं लगेगा कि इसने पहले वर्णमाला सीखा, फिर स्वर वर्ण सीखा, फिर व्यंजन वर्ण सीखा। हमने ऐसे हिंदी नहीं सीखी थी, ये हमें पढ़ाया ऐसे जाता है। ओके, तो आप अप्रोच देख लीजिए, ये थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच है। बट ये जो व्यवहारिक है, जो लग रहा है अनसाइंटिफिक, लेकिन ज्ञान प्राप्ति तो उसमें भी हो रही है। तो विधि अलग है, प्रक्रिया अलग है, बट ज्ञान प्राप्ति हो रही है। तो क्या आपके अकॉर्डिंग सामान्य मनुष्य भी ऋषि इंटेलिजेंसी को अचीव कर सकता है? अगर दिशा पता हो तो कुछ प्रतिशत के लिए तो बढ़ सकते हैं, है ना? अब शिवोहम मंत्र है तो हम कहते हैं कि या अहम ब्रह्मास्मि है, तो ये तो इतना लोगों को पता है शब्दों के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में, हम सब ब्रह्म के ही स्वरूप हैं, हम सब शिव ही स्वरूप हैं, एज ए इंफॉर्मेशन पता है, कोई रियलाइजेशन नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन यदि दिशा पता चल जाए कि भगवान और भक्त में अंतर नहीं है, कभी ऐसा पॉइंट आए, तो साधना की प्रक्रिया में बहुत बदलाव आ जाता है। तो ऋषि इंटेलिजेंस यदि लगे कि ये है, कभी संभव ये हुआ था, सशरीर संभव हुआ था। ऋषि और देवता में क्या अंतर है कि देवता सशरीर नहीं है, ऋषि सशरीर है। मतलब मनुष्य शरीर में सबसे उच्च अवस्था प्राप्त किया ऋषियों ने, तो मनुष्य शरीर में यही पॉसिबल है। देवत्व प्राप्त करना शायद पॉसिबल ना हो। ठीक है, तो क्या हम ऋषि इंटेलिजेंस के तहत हम क्या ऋषि परंपरा ट्रेडिशन में आ पाएंगे? मतलब क्या हमारा जो वर्तमान युग है, क्या ऋषि इंटेलिजेंसी में प्रवेश कर सकता है, ऋषि ट्रेडिशन कल्चर में, या ये हम बस बातें करते ही रह जाएंगे, या बातों तक ही सीमित है? पहले तो मनुष्य पे फोकस करें कि मैंने जो पहला श्लोक कहा, ये शाम न विद्या, विद्या ज्ञान तप बल धर्म दान शील, या धर्म के 10 लक्षण जो हैं, जिसमें दया है, क्षमा है, धैर्य है, धी है, ये प्राप्त कर ले। ओके, और ऋषियों के बारे में जान ले। तो जैसे हम रोल मॉडल कहते हैं ना, कि ये रोल मॉडल है हमारे, हम इन जैसा बनना चाहते हैं, वो भी सही है, रोल मॉडल के रूप में आप रखिए। और मनुष्यता का जो एपिटोम है, उस स्तर पे पहले जाइए। शायद वो जो यात्रा है वो उस दिशा में ले जाए कि ऋषि इंटेलिजेंस की तरफ हम बढ़ जाए। आप अपने आप को सबसे किस ऋषि के नज़दीक देखते हैं, जिनसे आप प्रेरणा लेते हैं सबसे नज़दीक? व्यवहारिक रूप से ऋषि गौतम, ओके, क्योंकि तर्क शास्त्र है उनके पास। ऋषि यास्क ने कहा था, जब मनुष्य उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि अब तो ऋषि स्वरूप कोई जन्म ही नहीं ले रहा है, तो अब हमें मंत्र का दर्शन कौन कराएगा, देवता के बारे में कौन बताएगा? ये बात किस कालखंड में कही गई थी कि अब मनुष्य ऋषि में? कलयुग आप मान सकते हैं। अच्छा, ये कलयुग कालखंड। हाँ, कलयुग में आप, ओके, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मनुष्यों ने कहा जब ऋषि है ही नहीं तो मंत्र का दर्शन नहीं होगा, मंत्र का दर्शन नहीं होगा तो देवता के बारे में नहीं पता चलेगा, देवता भी अदृश्य हो जाएंगे,
ओके। तो अब हमें देवता के बारे में, मंत्रों के बारे में कौन बताएगा? तो उन्होंने तर्क का सहारा लेने का सुझाव दिया था। यदि आपके यहाँ कोई ऋषि नहीं है, ऋषि स्वरूप आपको कोई मिल नहीं रहे हैं, तो ये जो तर्क है, ये जो ऊह और पोह करते हैं, जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, छांटते हैं ये या ये, क्योंकि जीवन द्वंद्व देता है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देता, दो सही में ज्यादा सही, दो बुरे में कम बुरा, ये जो चूज करने की जो कैपेसिटी है, ये तर्क से आती है। ऊह और पोह हम कहते हैं। तो ऋषि गौतम का जो पूरा नॉलेज सिस्टम है वो इसी के ऊपर है, जिसमें आपको कोई चमत्कार की बात नहीं होगी, कोई समाधि की बात नहीं होगी। ये जो रिनेसा है, एक्चुअली जो पुनर्जागरण पश्चिम का हुआ, ठीक है, उसका मूल क्या था मैं आपको बता दूं, तर्कों का वापस आना, लॉजिक का वापस आना, रीजनिंग का वापस आना। क्योंकि जो वेस्ट है वो डॉगमेटिक था, वो बिब्लिकल था, बाइबल की बातों को मानता था, या जैसे पृथ्वी चपटी है, ठीक है, तो विज्ञान उसमें कभी फ्लोरिश नहीं कर पाया। तो तर्क के पास क्षमता क्या है? यू कैन चेक व्हाट यू से, जो आप कह रहे हैं उसको खुद चेक कर सकते हैं। ये जो क्षमता है बिना गुरु के, ये तर्क आपको देता है, न्याय दर्शन आपको देता है। इसलिए ऋषि गौतम मुझे ज्यादा व्यवहारिक लगते हैं अभी के समय के लिए, कि कम से कम लोग तार्किक हो जाए। लोगों को लग रहा है कि ये लॉजिकल बात नहीं है, बट मैं उनसे पूछता हूं लॉजिक लगाते कैसे है, ये पता है आपको? तर्क लगाते कैसे, ये कभी सिखाया नहीं गया, और बोला गया कि तार्किक बनो, लॉजिकल बनो, रैशनल बनो, और वही सिखाया हमें नहीं गया। तो ऋषि गौतम मुझे लगता है कि आप सबसे ज्यादा, बिल्कुल। ओके। तो क्या भारतीय समाज में, अभी जो भारतीय समाज है, जो भारत देश है, क्या उसके तर्क करने की जो शक्ति है वो शिफ्ट हो गई है वेस्ट की तरफ, या फिर तर्क की शक्ति हम खो गए हैं, या चाहते नहीं है, या कोई गाइडेंस नहीं, कुछ भी, मतलब क्या कमी रह गई है कि वेस्ट आज तर्क के माध्यम से, किसी माध्यम से वो शक्ति सुपर पावर बन रहा है, और हम हर कुछ हमारे पास है, ऋषि परंपराएं हैं, पुस्तकें हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम अंधकार की तरफ हैं, या हम अभी उस फॉर्म में नहीं आ पा रहे हैं जो हम विश्वगुरु के फॉर्म में हुआ करते थे, और हम बस बातें करते हैं और बातें करते ही रह जाते हैं, और उसी में अपने को गर्व अहंकार में निचोड़ के रखते हैं। तो क्या कारण है? यही कारण है तर्क शक्ति सबसे बड़ा। जी। पहले तो अथर्ववेद में ये लिखा है, जब आप सब कुछ खो देते हो, मतलब वेद का ज्ञान और गौ का ज्ञान, तो आप पुरानी बातों को ज्यादा याद करते हो। अच्छा। और क्षत्रिय राजाओं के बारे में भी बहुत बात करते हो, ये अथर्ववेद में लिखा हुआ है। अच्छा। ठीक है, तो ये बात आप मान के चलिए कि नुकसान हुआ है, इसलिए हम गर्व करते हैं, क्योंकि वही हमारे पास है जो हमारे सेल्फ स्टीम, हमारे एग्जिस्टेंस और हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस को सॉल्व करता है कि हम महान थे। ठीक है, वो कहानियां नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे, उस महानता कैसे प्राप्त की, वो नेक्स्ट स्टेज होगा। थे, ये याद रहना जरूरी है। पुनः बन सकते हैं क्या, इसके लिए हार्ड करना जरूरी है, मेहनत, हार्डवर्क बहुत है। ठीक है, तो तर्क करना हम स्वयं भूल चुके हैं। उसमें जैसे पूर्व पक्ष परंपरा है, पूर्व पक्ष परंपरा ये कहता है कि जिससे आप तर्क कर रहे हैं उसके विषय का ज्ञान आपको होना चाहिए। ये पहला स्टेप है। एक साधारण एग्जांपल मैं दूं, एक कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का दो साइड बैठा हुआ है, दो बच्चे बैठे हुए हैं, और एक को सोशलिज्म का पता है और एक को कैपिटलिज्म का पता है। तो सबसे पहले तो पूर्व पक्ष की जो परंपरा है वही विलुप्त हो गई। पूर्व पक्ष की परंपरा ये होती है कि सामने वाला जो बैठा है वो जो विषय प्रस्तुत कर रहा है उस विषय के बारे में मालूम है कि नहीं है। जैसे विज्ञान और अध्यात्म अगर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो विज्ञान वाले को अध्यात्म पता होना चाहिए और अध्यात्म वाले को विज्ञान के। दोनों को अगर एक दूसरे का विषय नहीं पता है तो तर्क होगा ही नहीं, वहां विवाद होगा, वाद और विवाद में विवाद होगा। ठीक है, तो पूर्व पक्ष, सामने वाले का विषय पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है ये। तर्कशास्त्र की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यहां से प्रारंभ किया जाता है। एक एग्जांपल मैंने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन स्टेज पे थे, तो उनको ये बोला गया कि दोनों
एक दूसरे की एक अच्छी क्वालिटी बताएंगे डिबेट करने के पहले। Okay. तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये कहा कि मैंने क्लिंटन जैसी मेहनत करने वाली स्त्री आज तक नहीं देखी मैंने, तो वो भावुक हो जाती है, हिलेरी क्लिंटन। तो आपने जब सिचुएशन को पैसिफाई किया, शांत किया, फिर उसके विषय वस्तु के बारे में बात की, ये इसके विषय वस्तु के बारे में बात करें, तब एक डाउट क्लियर हो जाता है कि मैं जो बोलने जा रहा हूं इसकी समझ तो सामने वाला रखता है। ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट का कारण यह है कि लोगों को लगता है कि मैं जो बात रख रहा हूं सामने वाले को तो पता ही नहीं है कि मैं बात क्या रख रहा हूं, इसको बस अपना बात पता है, ये मेरी बात सुनना भी नहीं चाहता, मेरी बात समझने की बात तो दूर है। समझ गए? तो तर्क शास्त्र पे मैं आ ही नहीं रहा हूं, मैं एकदम शुरुआती परंपरा पे आ रहा हूं कि तर्क करने की जो मर्यादा है वो लोगों को नहीं पता है, इसीलिए ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैंने ऋषि गौतम का नाम क्यों लिया, क्योंकि यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इंटरनेट में ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है, व्हाट्सएप में ये आ रहा है, मैं इस माइक पे बैठ के ये बोल रहा हूं, तो इसको फिल्टर आउट करने का कुछ तो आपके पास होना चाहिए जिसपे आपका पूरा विश्वास होना चाहिए, और वो आपका टूल होगा। इसके लिए कोई आइंस्टीन आपको नहीं आके बता रहा हूं, होंगे कोई महान, कुछ टूल आपका अपना होना चाहिए। कोई भी बात हो उसको हम फिल्टर आउट कर पाएंगे, वो तर्कशास्त्र देता है। तो ये हम ही भूले हुए हैं। 400-500 साल से मुझे नहीं लगता कि बहुत जबरदस्त कार्य हुआ हो। स्वामी दयानंद सरस्वती एक बार कर रहे थे तो उसमें भी कई लोग नाराज हुए। मैंने दो को देखा है, आदि शंकराचार्य जी को और दयानंद सरस्वती जी को, चाहे उनके जितने भी विरोधी हों, यात्रा इन दोनों ने बहुत खूब की है। निकल के गए हैं बाहर, घूमे हैं, कई संप्रदायों से वाद विवाद किया है, तर्क किया है। ठीक है, तो हम घर से बाहर निकले और जैसे आदि शंकराचार्य 4500 छोटे छोटे संप्रदायों को मिला दे तो 4500 संप्रदायों में भारत बटा हुआ था। उन सब से या उनके प्रतिनिधि या कुछ प्रतिनिधियों से बात करना, भारत की दिग्विजय यात्रा करना, है ना, तो ये कहाँ से संभव हुआ? वो शास्त्रार्थ की परंपरा से संभव हुआ, बिना खून खराबा किए हुए। खून खराबा तो ऐसे भी नहीं होता। अगर तर्कशास्त्र आपको नहीं आता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग नाराज हो जाता है। खून खराबा तो हमारे यहाँ ब्लास्फेमी भी नहीं है, हमारे परंपरा में खून खराबा नहीं है। लेकिन तर्क होने से क्या होता है? समय बचता है, निर्णय होता है, न्याय होता है। तो क्या मतलब रीज़न रही होगी कि लेबनान हो, ग्रीस हो, रोम हो, इजिप्ट हो, उनकी सभ्यता नष्ट हो गई, फिर भी हम अपनी सभ्यता को बचा रखे हैं। लेकिन बचा तो रखे हैं, लेकिन फिर हम उस पे काम नहीं कर पाते। कारण क्या रही है? क्या समय-समय पे इन ऋषियों का योगदान आ जाता है, समाज का योगदान आता है, और कैसे आता है ये ज़रा बताएं? ऋषि ऋण जो है वो ज्ञान से संबंधित है, डायरेक्शन, दिशा से संबंधित है। जैसे बहुत दिनों तक मुझे नहीं पता था कि आचार्य चाणक्य का एक रोल है चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने में, एक और बड़ा रोल है जिनका नाम है दांडायन ऋषि। ये मुझे नहीं मालूम था। मैंने ऋषिकेश में जाके जब साधु संतों से बात की तो वहां मुझे पता चला। तो ऋषि वापस से रीसेट करने के लिए आते हैं। जब चीजें फंसती हैं तो किसी को चुनते हैं, किसी को तैयार करते हैं, किसी को माध्यम बनाते हैं, तो उनका दिशा निर्देश देना ये काम ऋषियों का होता है। सत्य का परिचय करवाना ये ऋषियों का काम होता है। आप देख लीजिए, राजा दशरथ से भगवान राम को मांगने के लिए कौन आते हैं प्रारंभ में? किनका यज्ञ भंग कोई कर रहा है? जो ऋषि मुनि हैं, चाहे विश्वामित्र हो, चाहे वशिष्ठ हो, उनके। तो कौन आए उस समय? ऋषि आए। ऋषि आए, ठीक है। तो ऋषि, उनका मूल काम तो ज्ञान परंपरा को आगे ले जाना है। ठीक है। और एक लॉन्ग टर्म, अगर आप बोले 1000 साल का अगर एक प्लान बनाना हो तो वो ऋषि का प्लान होगा। 10 साल, 5 साल, 100 साल नहीं, 1000 साल, 10,000 साल का जो प्लान होगा वो ऋषि के स्तर का होगा। तो हम तो सामान्य मनुष्य फिर समय पर छोड़ देते हैं, ऋषियों पे छोड़ जाते हैं। हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी स्वार्थ बहुत ज़्यादा हावी होती है। तो ये कहाँ पे मतलब लूप होल्स है? क्या पारिवारिक संरचना में लूप होल्स है, इंस्टीट्यूशन में लूप होल्स है, एजुकेशन सिस्टम में लूप होल्स है? कहाँ पे हो रही है? इस इंस्टीट्यूशन को जो आप बात करते हैं, ऋषि इंटेलिजेंस, ऋषि परंपरा,
तो हम कहाँ पे उसको बिल्ड करें, कहाँ उस स्ट्रक्चर को ठीक करें कि ताकि हम जो आप जो सोच रहे हो, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी रूट्स हैं, उसको हम आगे जाकर बिल्ड करें। बातें तो हो रही हैं, बातें ये भी अच्छी बात है कि बातें हो रही हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट समाज स्तर पर नहीं दिख रहा। फिर आपके जैसे यूथ आ रहे हैं, लेकिन और यूथ की फौज आनी भी जरूरी है। तो कहाँ पे कैसे शुरुआत किया जाए? क्या इसका एक एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन खड़ा किया जाए, या कुछ ऐसे पारिवारिक संरचना पे हम बिल्ड करें? जैसे कभी होता है ना कि हम ऋषियों ने कुछ अलग अलग जो उनका वनवास सॉरी वानप्रस्थ आश्रम होता था, वहाँ पे बहुत उत्कृष्ट गर्भ संस्कार के माध्यम से उत्कृष्ट बालक को जन्माया जाता था। जैसे आप वशिष्ठ वशिष्ठ और विश्वामित्र के माध्यम से राम जी को लेकर के, तो उनको भी तो अपने आश्रम शैली में ला करके, आश्रम में ला करके उनको बिल्ड किया जाता था उस लेवल तक, और देन आगे के कार्य को रूपांतरित किया जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि हम बातें कर रहे हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें? तो आपने ही इस प्रश्न को पूछने के दौरान उत्तर दे दिया। एक पीस वाइज सॉल्यूशन है एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुल, संस्कार, परिवार, राइट। लेकिन मूल सॉल्यूशन है गर्भाधान। अच्छी आत्माओं का जन्म होना, ये इंपॉर्टेंट है, पहली बात है। देखिए, जिसकी जो प्रवृत्ति है, जिसकी जो मूल प्रवृत्ति है, एक आत्मा चुनता है परिवार, ठीक है, किस परिवार में वो जन्म ले रहा है। तो जब माता और पिता गर्भाधान संस्कार का पालन नहीं कर रहे हैं, वो इच्छा नहीं करते कि मेरा इस प्रकार का पुत्र पैदा ले, इच्छा शक्ति नहीं है, या वैसी व्यवस्था नहीं देते, वैसी कंडीशन नहीं पैदा करते कि ऐसे पुत्र का पुत्री का जन्म उनके घर में हो, तो मूल है गर्भाधान। ना गुरुकुल, ना शिक्षा व्यवस्था, ना नीतियां, क्योंकि तर्कशास्त्री कहता है प्रमाता उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रमेय और प्रमाण। प्रमाता जो व्यक्ति है, जो मानव है, जो बीज है, वो बीज ही डिफेक्टिव अगर आ जाए। एक राजस्थान में एक से मेरे बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि ड्रग्स ले करके बच्चे पैदा करेंगे तो कैसे बच्चे आएंगे, राइट। एल्कोहलिक होंगे, जॉम्बीज होंगे, राइट, ज़ॉम्बी जैसा होंगे, योलो वाले होंगे, यू ओनली लिव वंस, जीवन बस प्लेजर के लिए बना है, माई लाइफ माई रूल, माई चॉइस माई। मेरे परिवार नहीं, अब तो पोलर हो गया, अब सिर्फ मेरा। पहले हम बोलते थे कि कम से कम ज्वाइंट फैमिली में वो चाचा और उनका नहीं सोच रहे, अपनी पत्नी का, अपने बच्चे का सोच रहे हैं। अभी यहाँ तक आ गया अपनी पत्नी का भी या अपने पति का भी पत्नी नहीं सोच रही, तो पोलर हो जा रहे हैं। तो उस परिस्थिति में गर्भाधान संस्कार का पालन कैसे होगा और अच्छी आत्माएं जन्म नहीं लेगी, तो संस्कारों को परिवर्तित करना इतनी आसान बात नहीं है। बिल्कुल। वो जो तपोबल है, जो ओजस है, वो कई वर्ष लगते हैं, कई जन्म लगते हैं। कई अच्छी आत्माएं फंसी हुई हैं, वो जन्म ले ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि उनको गर्भ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। तो मूल पे यदि काम करेंगे तो वह है गर्भाधान, अच्छी आत्माओं को बुलाना जी, और वो आ जाए। तो आप देखिए भारत में जो भी चेंज मेकर रहे हैं, वो एक एक व्यक्ति बदलाव ला देते हैं, राइट। हमें ग्रुप और इंस्टीट्यूशन नहीं चाहिए होते हैं। अरविंदो घोष आ जाते हैं, रामकृष्ण परमहंस आ जाते हैं, छत्रपति शिवाजी आ जाते हैं। तो वन मैन आर्मी वाला ही कॉन्सेप्ट है, एक ही आता है और वो कई बदलाव लाता है। तो वो उतने ऑरा वाला, उतने प्राण शक्ति वाला, उतने संकल्प शक्ति वाली आत्मा जब जन्म लेगी तभी वो बदलाव दिखेगा। तो मूल में यदि काम करना है तो माता पिता को जो संस्कार का जो 1.5 साल का पालन है वो करना पड़ेगा, राइट। होता क्या है कि जनरली मैं एकदम लाइव एग्जांपल दे सकता हूँ। बच्चे के जन्म में जो पहला 3 महीना वो होता है अन्नमय कोश, फूड का वो पीरियड होता है, खाना सबसे जबरदस्त होना चाहिए। और चौथे से छठे महीने मनोमय कोश का पीरियड आप मान लीजिए, तो उस समय मन पे वो प्रभाव पड़ता है। तो मन स्थिति स्त्री की जैसी हो, घर में जो माहौल है वो अभिमन्यु इफेक्ट होगा, वो सारी बात जो उसके मन पे। तो जहाँ कलह होगा, जहाँ डिप्रेशन होगा, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो सब जो है इनहेरिट हो जाएगा। और वही आत्मा, क्योंकि आत्मा पहले महीने में नहीं आती है, ठीक है, वो बाद में आती है। हृदय जो है वो तीसरे चौथे महीने हृदय बनता है। तो जब तक हार्ट नहीं आया आत्मा नहीं आएगी, ठीक है। तो उस समय की परिस्थिति, तो मैं बोल रहा हूं कि रियल में वर्क क्या करना है, देश के लिए काम करना है तो परिवार पे काम करना पड़ेगा, अगली पीढ़ी पे काम करना पड़ेगा, वो सारी चेंजेस को लाएंगे।
तो अभी भारतवर्ष में कुछ ऐसे संस्थान बने हैं जहाँ पे गर्भ संस्कार को आश्रम शैली में मतलब उनको बिल्ड किया जाए? काम बहुत अच्छा चल रहा है। ओके। भविष्य में आप जान जाएंगे। मेरा कुछ परिचय है, हम्म। लेकिन वो उस स्तर पे नहीं है जो गारंटी, और गारंटी तो ऐसे कभी नहीं दिया जा सकता कि एक पैकेज मैंने रख दिया है कि अच्छी आत्मा आपके घर में जन्म लेगी, ये आप पालन करो, ये एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के। ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे कई संस्थान हैं जो धीरे धीरे लग रहे हैं। लग रहा जो प्री नेटल संस्कार है, प्री नेटल मतलब 9 महीने के पहले, बच्चा जन्म लेने के पहले जो संस्कार सब हैं, पुंसवन है, सीमांतो उन्नयन है, गर्भाधान है, इन सब का पालन हो। तो कहने का मतलब है कि गर्भ संस्कार के माध्यम से हम सुपर ह्यूमन बिल्ड कर सकते हैं? नॉर्मल ह्यूमन भी बिल्ड कर सकते हैं। नॉर्मल। सुपर ह्यूमन तो बहुत दूर की बात है। ओके। नॉर्मल ह्यूमन जो परमार्थ के लिए सोचे, ऐसे परमार्थ। लोगों का कम से कम जन्म हो जो स्वार्थ से ऊपर हो और पुरुषार्थ के लिए सोचे। जी। तो एक एक सवाल है रवि जी कि हमारे ऋषियों के नज़दीक गौवंश काफ़ी रहा है, तो ऋषियों ने गाय को इतना महत्व क्यों दिया? सबसे पहले तो जो साधना की प्रक्रिया है उसमें यदि सात्विक मार्ग पे मैं आऊं, मार्ग तो अलग अलग होते हैं, तामसिक मार्ग भी है, तो गाय जो है वो सात्विकता का मतलब वो बैंक है, प्रतीक नहीं है, बैंक है। प्रॉपर बैंक है। उसका दूध हो, घी हो या उसका सानिध्य हो। हम कहते हैं गाय को हम नहीं पालते, गाय हमें पालती है। तो जो मेरा आचार व्यवहार संस्कार है, मेरा न्यूट्रिशन है, मेरा हेल्थ है, साधना के लायक मेरा शरीर है, ये सब एक ही गाय से प्राप्त हो जा रही है। अच्छा। तो गाय सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से नहीं है, राइट? वो फिजिकल, मेंटल, प्राणिक लेवल पे, साइकी लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे, हर लेवल पे हमारा साथी है। इसलिए वो उन्हें कभी नहीं भूलते। तो जो भारत में अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो गायों के साथ शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, कत्ल हो रहा है, तो क्या एक ये भी हो सकता है कि हम गायों का संरक्षण करें, उचित उनसे मानवीय व्यवहार करें, उचित स्थान दें, तो हम एक अच्छे ऋषि इंटेलिजेंसी के समाज या मानक में हम आ सकते हैं? पहला तो यहाँ मेट्रोलॉजी का प्रॉब्लम है, मैट्रिक्स का प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बता रहा हूँ। संरक्षण करने से संरक्षित नहीं होता है, संवर्धन करने से संरक्षण होता है। अभी दूध का पैरामीटर है फैट, ठीक है? जिसमें जो फैट होगा फैट के हिसाब से दाम मिलेगा, ठीक है? तो इसमें भैंस की दूध या जर्सी गाय की दूध, उसकी प्राइस अपने आप ज्यादा मिल जाएगी क्योंकि फैट पैरामीटर वो मैच कर रही है। उसमें हम बाकी पैरामीटर, जो दूध की जो गुणवत्ता है उसको तो हम देख ही नहीं रहे, ठीक है? पहला तो ये जो हम नापते हैं कि इस चीज का मूल्य ये है, इस चीज का मूल्य ये है। हमारे यहाँ क्या होता है कि घी जो है वो छालियों से बना देते हैं, ठीक है? तो दूध को बेच दिया जाता है और छाली को सरप्लस की तरह देख करके उसको 700 रुपए में घी को बेच दिया जाता है, ठीक है? घी जब बिलौना से बनेगा तो वो 2500, 3000, 3500 रुपए हो जाएगा, क्योंकि दूध का भी दाम उसमें जाएगा, क्योंकि 25 से 30 लीटर दूध कंज्यूम होता है घी बनने में। तो घी का असली दाम क्या हुआ? 2500 से 3000। तो पहली तो बात यह है कि हम मंदिर जाते हैं और अपने लिए खाने वाला घी रिलेटिवली बेहतर लेता है और वहां कहते हैं पूजा वाला घी देना। बिल्कुल। जिसमें हम बोलते हैं कि देखो तिरुपति मंदिर में देखो, ये इन्होंने मांस खिला दिया, ये खिला दिया, वो खिला दिया। तो एनिमल फैट जो है उसका प्रयोग वर्षों से हो रहा है भारत में घी के रूप में। कोई 200 रुपए, 250 रुपए केजी, 300 रुपए में बेच रहा है, तो पहले तो पाप हम करते हैं। बोलते हैं गौ सेवा करो, गाय को बचाना चाहिए, और गाय जहां से बचेगी उन सारी व्यवस्थाओं का हम पालन नहीं करना चाहते। दूध वाले को दूध वाले का दाम नहीं देंगे, ठीक है? घी जो है वो हम कंज्यूम नहीं करेंगे। यदि हम इतने जो मेडिकल कॉस्ट बियर करते हैं, हॉस्पिटल का बियर करते हैं, ओट्स खाएंगे, मिलेट्स खाएंगे, जॉगिंग करेंगे, शुद्ध घी नहीं खरीदते, तो प्रिजर्वेशन मोड में नहीं काम करना है। गाय जिससे भी बचेगी, पहला है गोमय वस्ते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी है, दूध में नहीं। तो गोबर के सारे उत्पादों को हम कंज्यूम करें। आपको उस इकोसिस्टम को सपोर्ट करना पड़ेगा, गाय को नहीं। हमें लग रहा है हम थोड़ा सा चारा जाके खिला देंगे, चना थोड़ा खिला देते हैं, गोपाष्टमी में जा करके हम 1000 रुपया दान दे देते हैं,
चलिए वो भी एक अच्छा तरीका है, क्योंकि कई लोग तो वो भी वो भी नहीं नहीं वो भी नहीं कर रहे हैं, मानता हूं मैं। लेकिन गाय की गुणवत्ता उससे बढ़ नहीं रही है। करने कभी कभी मैंने देखा है गौशाला में दान दिया गया तो उस पैसे का प्रयोग अच्छी पेंटिंग में, अच्छे बिल्डिंग बनाने में प्रयोग किया गया। अच्छे एक्सपर्ट को रखने में वो पैसा कभी नहीं जाता। गाय जो मान लीजिए वेटनरी हो, गौ सेवक हो, कंसल्टेंट हो, जो खाद बना सकता हो, जो उत्पाद बना सकता हो, सैलरी वो ज्यादा लेगा। तो व्यवस्था पे काम नहीं किया जाता है, वो दान जो है किसी विषय वस्तु में चला जाता है कि हमने हाँ यहाँ दान दे दिया, आपके लिए हमने रुद्राभिषेक करा दिया, हमने ये करा दिया। तो गायों की स्थिति एक स्तर तक ही सुधरती है, फिर उसके बाद नहीं सुधरती। तो हमें अगरबत्ती की जगह धूप पे आ गए, ठीक है, गाय का दिया, गोबर का दिया बना हुआ प्रयोग कर सकते हैं आप। शादी कार्ड भी आजकल बन गई है। आप ज्यादा से ज्यादा गाय के उत्पाद का प्रयोग करिए, उससे वो व्यवस्था मजबूत होगी। व्यवस्था मजबूत होगी तो नंदी बचेगी, नंदी बचेगी तभी गौवंश बचेगा। हम क्या कर रहे हैं कि गायों की बात करते हैं, नंदी नहीं बच रही, इसलिए उनका डीएनए डाउनवर्ड स्पाइरल में नीचे जा रहा है। वहां जैसे हम बोलते हैं फेमिनिज्म, वहां पर हमें पुरुषों को बचाना है, ठीक है, क्योंकि उनका कोई नहीं ध्यान देता, ध्यान नहीं रहता। तो गायों को बचाना ना करके गायों की व्यवस्था पे काम करना। नंदी को पूरे समाज को आगे आके बचाना चाहिए, किसी बचाना नहीं, मतलब उसको डायरेक्टली मत बचाइए, उस व्यवस्था को बचाइए बचाइए। जिसमें एक आर्थिक इकोनॉमिक मॉडल छिपा है, उस मॉडल को आप अपनाइए। पहले तो नंदी जब सर्कस हम लोग जाते थे तो खेतों में दिख भी जाती थी, अब तो नंदी दिखने को भी नहीं मिलती है, गाँव तक की ये हाल है। तो ये रवि जी, दूसरा सवाल ये है कि हम अपने रूट्स पे ही चलते हैं, तो अगर आप लेना चाहें सवाल तो, कि क्या जब हम ऋषि इंटेलिजेंसी की जब बात करते तो ये तो एक आस्तिक पक्ष हो गया, तो नास्तिक पक्ष कहता है कि मुझे तो मतलब ही नहीं है वो सब चीज़ों से, हम क्यों इन्वॉल्व हो। तो मेरा उसमें एक सवाल है कि क्या नास्तिक व्यक्ति भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है अगर वो अच्छा कर्म कर रहा हो तो? वो आस्तिक ना हो और किसी आस्तिक पक्ष को एडमायर ना करता हो, तो क्या वो नास्तिक व्यक्ति अपने सुकर्मों के माध्यम से भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है? धर्म के मार्ग पर है तो प्राप्त कर सकता है। इसको थोड़ा डिटेल्स कर दो। मतलब धर्म के जो लक्षण है कि जैसे हम बोलते हैं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार करना पुण्य है, दूसरों को कष्ट देना पाप है। कोई भगवान का नाम भी जप रहा है लेकिन कष्ट दिए जा रहा है किसी को, ठीक है, तो सिद्धांत तो कर्म का है ना हमारे यहाँ। अगर मूल में जाएंगे तो सिद्धांत तो कर्म है, जो बोओगे वही काटोगे, है ना। यहाँ बोलते हैं ना कबीरदास की वाणी में कि बबूल का अगर बीज बोएंगे तो अमुआ कहाँ से मिलेगा। करेक्ट। तो मूल कर्म है, बाकी क्रिया है जो शुद्ध करता है आपके संस्कार को, ठीक है। आप नाम जप रहे हो, आपके संस्कार शुद्ध हो रहे हैं, नए कर्म आप बना रहे हो। लेकिन जो व्यवहारिक कर्म है डे टू डे लाइफ में, जो मूल अंतर मैं देखता हूं भारत में कि हमारे डिक्लाइन का सबसे मूल कारण ये है कि हम रिचुअलिस्टिक हिंदू हैं, प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं है। ठीक है, राइट। करेक्ट। मैं ओमकारेश्वर में था ज्योतिर्लिंग में, तो वहां पर ड्राइवर के साथ में था, तो वो साइड से कोई घुस रहा था मंदिर में, तो ड्राइवर ऐसे हाथ दे दिया और पूरा भीड़ को ऐसे पकड़े हुआ था कि सर हम आराम से आपको ले जाएंगे। तो एक आके उससे झगड़ा करने लगा, सामने विग्रह है वहीं पे झगड़ा चल रहा है, ठीक है, और वो चला गया, ठीक है, और हम बहुत देर तक वहां फंसे रहे। और फिर बाहर जब निकले तो ड्राइवर को मैंने बोला कि आप देखिए उस झगड़े का फायदा ये हुआ कि हम विग्रह के पास सबसे ज्यादा देर तक थे, और वो जो व्यक्ति है जिसका मूल समस्या क्रोध है, तीर्थ करने के बाद भी उसका वो समाधान हुआ नहीं। तीर्थ का जो पर्याय है कि आपके व्यवहार में, आपके संस्कार में एक चेंज आता है। जब आप तीर्थ करके आते हो तो आप एक बदले हुए स्वरूप में होते हो, जो आपकी एक वीकनेस है वो रिवील हो जाती है, दिखती है, आप उस पर काम करते हो। तीर्थ क्या एक ब्रेक है ना, आपके जीवन में जो आप जीवन जी रहे थे सुबह से रात तक, उसमें एक ब्रेक लग गया, एक नया जीवन मिला, थोड़ा एक समय मिला सोचने का, समझने का, प्रकृति से जुड़ने का। विग्रह आप गए, देवत्व को देखना था, अनुभव करना था, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और वो खुश था कि भीड़ में घुस करके दर्शन करके अपना निकल गया, और उसको लगा हम जीत गए, और उसको 30 सेकंड भी वहां रखा नहीं गया, वो निकाल दिया गया, और हम लोग वहां विग्रह के पास थे। तो अब ये
जो हिंदू है यही प्रॉब्लमेटिक हिंदू है। ठीक है। तो व्यवस्था को चरमरा देते। तो मैंने कई करप्शन वाले ऑफिसर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स को देखा है और बड़े बड़े उनको रुद्राभिषेक कराते देखा है, देखा। उनको वीआईपी दर्शन लेते देखा है, और उनको लगता है कि हमारे लिए, हम ऑफिसर हैं तो हमें इसका लाभ मिला है। लेकिन कई योजनाएं हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं मेरा 1 महीने का ड्यूटी बचा है, मैं इस योजना को ला दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। मैं देख रहा हूँ कि इसमें 1500 लोगों का फायदा है, बेनिफिट है। वो योजना अगर पारित हो जाए तो 1500 लोगों का भला हो जाएगा, लेकिन वो क्योंकि उसका पेंशन अटक जाएगा, रिटायरमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो उस समय वो कुछ एक्शन नहीं लेता। ठीक है। और वो पूरे गर्व से शिवलिंग पे अपना रुद्राभिषेक करा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है यही हमारे डिक्लाइन का मेन कारण है। आप ऋषि इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो तो वो इंफॉर्मेशन में है, मनसा वाचा कर्मणा में नहीं है। मन में जो है वही वचन में है, वही कर्म है। वो नहीं। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम सोचते हैं, वैसा ही हम करते हैं। ये अगर 3 मिल जाए ना तो इतना विश्वास हो लोगों में, एक दूसरे में विश्वास जैसे ही बढ़ जाता है ना, तो बिजनेस हो, व्यवहार हो, कोलैबोरेशन हो, सब कुछ बढ़ जाता है। तो इसी की कमी है मूलतः। इसमें थोड़ा सा एक लाइन हम ऐड करेंगे कि मैंने ये भी देखा है जो करप्ट ऑफिसर होते हैं उनके बच्चों में एक मानसिक या शारीरिक कुछ बीमारियां उत्पन्न होती हैं। क्या उनका वो करप्शन का भोग उनके बच्चों पे भी पड़ता है, उनके कर्मों का भोग? कर्म का तो भोग स्वयं व्यक्ति करता है। शायद वो उसी परिवार में वैसी आत्मा ने जन्म लिया, अलग बात है। हमारे यहाँ कर्म उतना ट्रांसफर नहीं होता है। ओके। ये विवादास्पद विषय हो सकता है, इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हम अपने कर्मों का जिम्मेदार हम खुद हैं। जैसे कि मैं बोलूं बीमारियों वाला आप बोल रहे हैं ना, तो इसको हम कर्मों पे डालते हैं, लेकिन गर्भाधान संस्कार ही ठीक से नहीं किया यदि, तो उस वजह से कई बीमारियां होती है। जो सीमांतो उन्नयन है, जिसको लोग गोद भराई बोलते हैं, जिसमें जैसे पैसा और ये दान देते हैं, तो उसका पर्पस ये होता था कि ये जो हमारा कपाल है ये मजबूत हो, जब ये मतलब इसको चोट ना मिले जब शरीर में बच्चा हो, क्योंकि इसको अगर ये ठीक से बना नहीं, ठीक से तैयार ना हुआ कपाल, तो कई बीमारियां होती है। वो लकवा ग्रस्त भी पैदा ले सकता है, या लकवा उसको बाद में मार सकता है। तो ये तो कोई पूर्व जन्म के कर्म नहीं हुए ना, ये तो इसी जन्म के कर्म हमने ठीक से पालन नहीं किया। मतलब अल्कोहलिक है, आजकल देखिए जैसे फीमेल है वो भी सिगरेट पी रही है, उसे कंट्रोल नहीं हो रहा है कि ये खाना नहीं खाना, मान लीजिए वर्जित खाना है, इमली नहीं खाना है, मान लीजिए बोला गया है, फास्ट फूड नहीं खाना है, तब भी खाए जा रहे हैं। तो ये तो उस बच्चे के पिछले जन्म का तो कोई प्रभाव नहीं है ना, ये तो इसी जन्म के जो कर्म है उसका प्रभाव है। तो ये जो सामान्य मनुष्य कहता है इससे इतना तार्किक लेवल पे इसका कोई लेना देना नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि गलत पैसे का क्या होता है ना, गलत कंजम्पशन भी होता है कि हम पार्टियों में ज्यादा व्यस्त हैं, राइट, तो हम परिवार को कम समय दे रहे हैं, तो उसके मूल कारण बहुत अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो हम चलते हैं फिर से अपनी ऋषि इंटेलिजेंस के पैटर्न पे। सवाल ये था कि क्या महाभारत और रामायण काल की जो सभ्यताएं थी, क्या वो सभ्यताएं बहुत ज़्यादा उन्नत थी, बहुत ज़्यादा उनके पास टेक्नोलॉजी थी जो आज की डेट में हमारे पास देखने को नहीं मिलती है? मैंने वही मेट्रोलॉजी की बात की। मेट्रोलॉजी, मैट्रिक्स, नापने का पैमाना क्या है। हम नापने का पैमाना टेक्नोलॉजी को मानते हैं। मैं मापने का पैमाना मान रहा हूं कॉन्फ्लिक्ट कितना कम है, राइट। आप क्या कर रहे हैं, जैसे दूध का मैंने फैट का एग्जांपल दिया, या मछली को मैं अगर पैरामीटर दे दूं पेड़ चढ़ने का पैरामीटर, तो मछली तो उसमें फेल कर जाएगी। तो टेक्नोलॉजी पैरामीटर है ही नहीं रामायण और महाभारत का। अस्त्र शस्त्र हो सकते हैं अच्छे लेवल के, टेक्नोलॉजी अभी ही ज्यादा बेहतर है। भोग करने की ज्यादा उपलब्धता कलयुग में है। तो कोई कंपेयर करेगा कि कौन सा युग इस स्तर पे, तो हम बोलेंगे भोग और विलास के लिए सबसे मतलब फैसिलिटी और ऑप्शंस और तरीके सबसे ज्यादा कलयुग में है। टेक्नोलॉजी सबसे हाईएस्ट कलयुग में है। लेकिन जो एक जो संतुष्टि है, एक जो आप बोलोगे ऑस्टेरिटी है, प्योरिटी है, सैनिटी है, व्यवहारिक गुण है। एक एग्जांपल में बताऊं, जैसे सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी है, बट सोशल मीडिया इज मोर लाइक एंटी सोशल। आप देखो तो सोशल मीडिया में क्या हुआ कि 15 लाइक आए तो मुझे लगा कि कम लाइक है ये। आप सोचो कि आम जनजीवन में 15 लोग अगर आपकी
सामने आकर के आपकी तारीफ करें तो कितनी बड़ी बात है ये। बिल्कुल। तो 3000 फ्रेंड्स हैं, बट आप देखिएगा कोई बुरे वक्त में कोई काम आएंगे नहीं, जिससे आप दुख बांट नहीं सकते, राइट। तो संख्या बढ़ जा रही है, आत्मीयता नहीं है ना। तो टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोग ज्यादा, जैसे फोन नहीं था तो 4 लोग बैठे हैं तो फोन पे ध्यान नहीं है, आपस में ध्यान है। तो आप देखिए टेक्नोलॉजी आई थी समय बचाने के लिए कि फोन आएगा तो समय बचेगा, लेकिन हुआ क्या, लोग उसमें लिप्त हो गए Addict- और दूरी बढ़ गई, परिवार में ही लोगों की दूरी बढ़ गई, गया। या जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो बढ़ने रिश्तों का टूटना है, ये सब कुछ। और मैं कहूँ कर्मों के हिसाब से मैं बोलूँ, कर्म उलझता भी है आपस में, आपका कर्म और मेरा कर्म मिल रहा है कहीं पे। तो यदि हम 1000 लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, पहले 10 ही लोगों से करते थे, तो 1000 लोगों का कर्म मेरे के साथ फंसेगा, अच्छा। इंटेंगल होगा। तो इतने लोगों के जीवन का प्रभाव इन सब पे आपस में पड़ेगा। तो इंटेंगलमेंट भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ते हुए संतुष्टि घट रही है, खाली खालीपन लग रहा है, मिसिंग लग रहा है समथिंग, फोमो आ रहा है, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट। तो डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी की तो होते जा रही है, माइंड में काफी जंक फाइल्स आ रहे हैं। बट स्तर तो गिराते जा रहा है ना आपका। तो एआई जितना ऊपर जाएगा हम उतना मोरोनाइजेशन के तरफ जाएंगे, मोरोनाइजेशन ऑफ मासेस। मतलब आप देखिएगा अभी बोलते हैं जोक जो है, जो कॉमेडी है, वो बहुत लोअर स्तर की है, मतलब इतने लोअर स्तर की है, उसमें हंसी आ भी नहीं रही है, उसमें जबरदस्ती लाने का प्रयास किया जा रहा है। और किसी समय पर आप देखेंगे कि वो नेचुरली आपको जो हंसा दे, वो कॉमेडी हुआ करती थी। तो स्तर गिर रहा है सब कुछ बढ़ते हुए भी। तो रामायण और महाभारत जब आप बोल रहे हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि जो ह्यूमन क्वालिटीज है, ह्यूमन वैल्यूज है, जीवन जीने की जो कला है, वो सब बेहतर है उस काल में, सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद, सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद। ठीक है, युद्ध का भी धर्म है कि सूर्यास्त हो गया तो नहीं लड़ना है, ठीक है, अश्वत्थामा ने कर दिया। तो हम बोलते हैं एक्सेप्शन रूल नहीं बनाना चाहिए, कभी एक आध घटना हो गई उसको जेनरिक रूल नहीं बनाना, बट कलयुग में वो जेनरिक रूल है, राइट, डिसीट और धोखा। तो जैसे कि आप ये जो कह रहे हैं, तो इसमें क्या है कि अभी का मनुष्य जो है वो हमेशा जब हम बात करते हैं अपने रूट्स पे, तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे समय इतनी टेक्नोलॉजी थी, हम तो साइंस पे विश्वास करेंगे। जब वो कहता है कि साइंस पे विश्वास करेंगे, तो हमें भी अपनी तरफ देखना पड़ता है कि उस समय में उन्नत हमारे पास टेक्नोलॉजी क्या थी। क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति जो तार्किक सवाल पेश कर रहा है, तो वो टेक्नोलॉजी की ही बात कर रहा है। तो हम अपने रूट्स की तरफ टेक्नोलॉजी की तरफ देखेंगे, तो जैसा कि था कि संजय वो युद्ध हो रहा है और देख रहे हैं, फिर युधिष्ठिर की पहिया 2-3 फीट ऊंची उठ के चलती थी। युधिष्ठिर सशरीर, जो कि अपने योग्य चित्तवृत्ति की बात कही, तो वो अपने योग्य के माध्यम से, योग्य के तपोबल से सशरीर स्वर्ग जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी तो अपने अपने एक टेक्नोलॉजी है कि मैंने बॉडी को उस लेवल पर बना दिया कि मैं सशरीर स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ, या सशरीर हम उस पहाड़ पे जा रहे हैं या हिमालय की तरफ जा रहे हैं कि जो कि सामान्य मनुष्य नहीं जा सकता, एटलीस्ट उनके भाई भी नहीं गए। ठीक है, तो मुझे ये जवाब देना है कि सामान्य मनुष्य विज्ञान से विज्ञान की तरफ देखता है। तो हम फिर अगर हम विज्ञान से काउंटर उन्हें ना करें कि हाँ भाई हमारी सभ्यताएं बहुत उन्नत थी, तो उसके आज की भाषा में कैसे बताएं कि हाँ भाई हमारी सभ्यताएं बहुत उन्नत थी। आप ऋषि इंटेलिजेंसी की बात करते हैं, तो हम उसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो आज की युवा हैं, कैसे उनके सामने तर्क पेश करें। आयुर्वेद को स्यूडो साइंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि साइंस के फ्रेमवर्क में नहीं बैठती। साइंस का फ्रेमवर्क, उसमें हम डिटेल में बात कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि स्यूडो साइंस या अनसाइंटिफिक बोल दिया गया तो ये गलत हो गई, बट साइंस उसको कहते हैं जिसका मेजर किया जा सकता है, जिस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जा सकता है, जिसमें फॉल्सिफिकेशन किया जा सकता है, जिसमें हाइपोथेसिस बिल्डिंग किया जा सकता है, इसको साइंस बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। जो इससे परे होगा वो अनसाइंटिफिक हो जाएगा। अब लोगों को ये लग रहा है कि जैसे प्राण है, अब प्राण साइंस रिकॉग्नाइज नहीं करता है। प्राण क्या है साइंस को नहीं पता है, आयुर्वेद को पता है। तो आयुर्वेद कहता है, साइंस कहेगा न्यूट्रिशन पे कि इसमें देखो भाई, इसमें विटामिन सी है, इसमें ये है, इसमें ये है, ये है, आप ले लो। आयुर्वेद कहेगा कौन सा ऋतु है बताइए,
किस समय खाना हो मैं बताऊंगा, क्या प्रकृति है आपकी तब मैं बताऊंगा, किसके साथ खाना है वो भी मैं बताऊंगा। तो मैंगो शेक जब आप दूध के साथ मिला के पियोगे तो आयुर्वेद कहेगा ये शरीर के लिए हानिकारक है, साइंस नहीं कहेगा, पहली बात। ठीक है, तो अप्रोच दोनों का सबसे पहले तो अलग है। और आयुर्वेद में एक पेशेंट है, अभी मैं देखता हूँ बहुत लोग जिनके पास या तो कम पैसा होता है वो आयुर्वेद के पास जाते हैं, और जब पूरी दुनिया का सारा इलाज ढूंढ लेते हैं, ट्रायल एंड हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं, तब लौट के आते हैं कि थोड़ा ये भी हम ट्राई कर लें। और फिर उनको जब जबरदस्त रिजल्ट मिलता है तो उनको बहुत अफसोस होता है कि हमने इतना लाखों रुपए इधर बर्बाद किया। तो मैं बोल रहा हूं, आपको ठीक होने से मतलब है कि किस हॉस्पिटल में ठीक हुए उससे मतलब है। ये तो एक बुद्धिजीवी वर्ग की बातें आपने कही, लेकिन सामान्य मनुष्य नहीं, की जो आपके बातें लिए हमारे लिए तो आवश्यक क्या है? हमारे लिए ठीक होना, ठीक होना 9 लाख रुपए में ठीक होना या 90,000 रुपए में ठीक होना? 90,000 वाला सही। पहली बात ये। हम्म, फिर मैंने सोशल मीडिया पे भी बात की, टेक्नोलॉजी पे भी बात की, फोन पे भी बात की। जीवन को हमको सही ढंग से जीने की कला होनी चाहिए। हम्म, ठीक है हम्म, है ना? वो हम जहां से प्राप्त कर रहे हैं उसे हमें अपनाना चाहिए। हम्म, टेक्नोलॉजी और इसकी कंपैरिजन नहीं हो रही है, वो हमारे जीवन को उसने आसान बनाया है, तो उसकी भी हम तारीफ कर रहे हैं। और क्या तरीके हैं जो हमारे जीवन को अच्छा बना सकते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो ये कैटेगरी एरर है। कैटेगरी एरर क्या होता है कि फिजिक्स को केमिस्ट्री से आप कंपेयर कर रहे हो। हम्म, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला मैट्रिक्स का प्रॉब्लम है। मैट्रिक्स का क्या प्रॉब्लम है कि मेजर करने का पैरामीटर क्या है। मछली को पेड़ चढ़ने के लिए बोल रहे हो तो मछली तो हारेगा ही। हम्म। अभी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जो जो अयोध्या में रामायण पे जो रिसर्च कर रहे हैं, मैं उनका नाम थोड़ा भूल रहा हूँ। उन्होंने इंटेलिजेंसी पे, एआई इंटेलिजेंसी पे उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा था कि जो मेघनाथ या कुंभकर्ण जो थे, तो वानरों को भटकाने के लिए माँ सीता जी की प्रतिलिपि या प्रतीक अपने रथ पे ला दिया था। तो उनका ये कहना था कि उस समय हम बहुत ज़्यादा उन्नत थे, तभी तो वो माँ सीता की प्रतिलिपि लाता है एआई के माध्यम से, और वो साक्षात लगते हैं कि माँ सीता ही हैं। तो ये भी शोध संस्थान चल रहा है। देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस चाहिए। ऐसी बातें सब मैं नहीं करता हूं, क्योंकि इन सब बातों का काम नहीं है हमारे अभी के जीवन में। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए इंजीनियरिंग आनी चाहिए, इंजीनियरिंग के लिए साइंस आनी चाहिए। तो मैं बोलता हूँ भारत का जो मेटाफिजिक्स है, ऋषि कणाद को पहले स्टडी करो। पंच महाभूत है ये तो पहले बता दो, प्राण क्या है ये बता दो, ओजस क्या है ये बता दो, कुंडलिनी क्या है ये बता दो, योग कहाँ तक जा सकता है ये बता दो। इस पे काम करो, ये साइंस होगा भारत का। जब इस पे काम हो जाएगा तब आएगी इंजीनियरिंग। जब ये दोनों पे काम होगा तब आएगी टेक्नोलॉजी। क्योंकि ये जो काम है ये बस अहम की बात हो रही है, ईगो का सेटिस्फैक्शन है और कुछ नहीं है। कि महाभारत में संजय देख लेते थे, तो मेरा बोलने का क्या मतलब है कि संजय ने ये प्राप्त कैसे किया वो बताइए। हम कर लेते थे, इस पे अब कोई बहस नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब हमारा जो सनातन पक्ष के जो बुद्धिजीवी हैं, उन्हें ये बोलना चाहिए कि कर तो लेते थे, बट अब लाए कहाँ से वो बताइए, वो भाव बताइए ना। हम्म। क्योंकि अब उसका कोई आधार रहा। अब आधार नहीं रहा, समय आगे बढ़ चुका है। देखिए वही है, ईगो मसाज है वो। उसको हम बोलते हैं पास्ट सुप्रीमेसी में जीना। माइंड प्लेजर। वो कोई काम की नहीं है। ये कुछ ऐसा हो गया कि महाराणा प्रताप के मान लीजिए जो वंशज आज के, वो पूरा बखान करे और खुद जो है मान लीजिए जीते होंगे अच्छा जीवन। मतलब एक रॉ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि अगर नहीं जी रहे हैं अच्छा जीवन और उनके नाम पर अपना जीवन वो नहीं चला सकते, राइट? उनका जो व्यवहार होगा, आचार होगा, उसके हिसाब से ही जीवन चलेगा। तो वही बात हो गई, हम आज क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ऋषि इंटेलिजेंस हाउ के ऊपर है, व्हाट के ऊपर नहीं है। व्हाट पे जाएंगे तो अष्ट सिद्धि नौ निधि जो है ना, हनुमान चालीसा में जो सुन रहे हैं, तो अष्ट सिद्धि और नौ निधि सबको पता है कि क्या है। उसको प्राप्त करने के लिए जो शरीर है, वो शरीर पहले कैसे प्राप्त करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अन्नमय कोश पे काम करें। हम भोजन ठीक नहीं खा रहे, प्रदूषण कर रहे हैं, पंच महाभूत को बिगाड़े हुए हैं, है ना?
तो हम कोशों पे पहले बात करें, मनोमय कोश पे काम करें, विज्ञानमय कोश पे काम करें, प्राणमय कोश पे काम करें, अन्नमय कोश पे काम करें, जो हमारा रियलिटी है। इसीलिए मतलब चमत्कार को भारत में नमस्कार उतना नहीं किया गया है। ये बिब्लिकल फ्रेमवर्क है। इवन जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पुस्तक लिखी गई है उसमें बहुत सारे चमत्कार हैं। तो मैं बता रहा हूँ भारत में ये परंपरा रही ही नहीं है हम चमत्कारों का बखान करें। वो हैं तो हैं, लेकिन वो मेरा एक्चुअली गोल सेटिंग नहीं है। मेरा गोल सेटिंग है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 ही मेरा है। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस डांटते भी थे स्वामी विवेकानंद को कि क्या तुम पानी पे चल के ही क्या कर लोगे? करेक्ट। क्या ही कर लोगे? सामान्य आध्यात्मिक लोगों की तो यही परिभाषा था कि शक्तियाँ जितना शब्द अर्जन करें एंड शो ऑफ करें। तो फिर समान वो समान पतन आध्यात्मिक। की ओर भी ले जाता है। यही हाँ। हुआ है। ऐश्वर्य, आचार्य चाणक्य कहते थे ऐश्वर्य पैशाचिकता से रहित नहीं होती। जब ऐश्वर्य आता है तो पिशाच उसको पकड़ता है। पहले क्यों पकड़ता है? पिशाच को लगता है कि इसके माध्यम से मैं ज्यादा लोगों को अब कंट्रोल कर पाऊंगा। इसलिए फेमस होना बहुत बड़ा पैरामीटर नहीं है भारत में। इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि क्या मोक्ष पे चढ़ा हुआ व्यक्ति भी वहां से उसका पतन हो सकता है, गिर सकता है, भटक सकता है? मोक्ष पे है वो तो नहीं गिर या सकता। समाधि अवस्था में है देन उसका 13 स्तर है मान लीजिए समाधि की, है ना? उसमें भी 2 ब्रॉड कैटेगरी अगर संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, निर्विकल्प, निर्विचार, है ना, हम बात कर सकते हैं। तो समाधि की स्थिति है तो मुझे तो नहीं लगता। समाधि के पहले की अवस्था है तो हो सकता है, समाधि में तो नहीं होना चाहिए। कि एक रमन महर्षि का जो आता है सारांश की उनका जो, ये मेरा अपना पर्सनल आपसे मुझे जानने की इच्छा थी कि मैं जानूं कि जो उनका संवाद होता है, जो सत्संग करते हैं वो, और सत्संग के बीच वो गाय आती है और गाय सत्संग सुनती है और अचानक से फिर एक दिन वो गाय नहीं आती है और फिर वो जाते हैं देखने तो गाय उठती है, उनके चरणों में अपने प्राण त्याग देती है और रमन महर्षि कहते हैं कि अभी दोबारा नहीं आई। तो एक ऋषि को ये कैसे पता चल गया कि ये गाय जीव जंतु भी है, जीव भी मतलब इस जीव अगला योनि जन्म नहीं लेगा और यहीं से मुक्त हो गया? तो क्या सामान्य मनुष्य की शरीर में ना रहते हुए भी कोई प्राणी, कोई जीव दूसरे शरीर में रहते हुए भी मुक्त हो सकती है? मैंने आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डाइकोटोमी शुरू में ही बोल दिया कि वहां पर रमन महर्षि और उसमें जो आत्मीयता है वो ऐसा कनेक्शन है कि उसमें कोई भेद नहीं है, वो अभेद है। तो वो गाय की जो भाव है या सूक्ष्म शरीर है या कारण शरीर है सब उनको पता चल रहा है, तो वो बता पा रहे हैं जो भी वो बता रहे हैं। तो दूसरा हमारा एक सवाल है कि क्या भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा या ये? इस पर अभी नो कमेंट। नो कमेंट। ओके। आज के हमारे गेस्ट रवि सिंह चौधरी, जिनके पास काफ़ी बहुत सारे पॉडकास्ट कंटेंट हैं। आज हमारा पहला पॉडकास्ट है इनके साथ। इन्होंने बहुत सुंदर महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, जो गौवंश है, ऋषि इंटेलिजेंसी है, कृषि संहिता है, और चाणक्याज इंटेलिजेंस। चाणक्य इंटेलिजेंसी। तो इनके पास बहुत सारे वोकाबुलरीज हैं, बहुत सारे सेंटेंस हैं जिसके हम तर्क में, संवाद में, अपने इनर पीस के लिए हम लोग इनसे सीख सकते हैं। और भैया के साथ हम आगे कंटिन्यू पॉडकास्ट करते रहेंगे, आते रहेंगे ये। और हमारा कमिटमेंट था कि जब हम पॉडकास्ट शुरू करें तो हम इनके साथ ही करें। एंड काफ़ी मज़ा आया भैया। मुझे भी बहुत Thank बहुत धन्यवाद राज जी। थैंक यू भैया। ऋषि इंटेलिजेंस पे रवि भैया बताएंगे। जी भैया, अपनी पुस्तक के बारे में थोड़ा कुछ बताएं। जी, जैसा कि मैंने कहा कि वॉट पे बहुत सारी बातें हो गई कि हम ऐसे थे, हम महान थे, हम विश्वगुरु थे, सोने की चिड़िया थे। महानता इस बात पर आधारित होगी कि प्रिंसिपल हमारा क्या था, फ्रेमवर्क हमारा क्या था, हमारे इंस्टीट्यूशंस कैसे थे, हमने कैसे किया उन चीज़ों को। कैसे यदि पता है, हाउ यदि पता है, तभी दोबारा करने की संभावना भी है। तो अब हमें पास्ट सुप्रीमेसी से बाहर आकर के जो ग्राउंड पे टफ वर्क होता है या लैब में बैठ करके 15 साल 10 साल गुमनामी में जो कार्य करने की जो परंपरा है, उसको करने के लिए एक मेटाफिजिक्स, भारत की अपनी मेटाफिजिक्स क्या है, हमारे ऋषियों ने क्या किया, कैसे किया, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए ही मैंने ऋषि इंटेलिजेंस पुस्तक लिखी है। थैंक यू सो मच भैया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए।
और हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे, आपका मेंटोरशिप लेते रहेंगे, गाइडेंस में रहेंगे। थैंक यू सो मच भैया, धन्यवाद। स्वागत है आपका।